सोचिए जरा, अगर एक दिन अचानक आपके देश में व्हाट्सएप, यूट्यूब और बाकी सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाएं तो क्या होगा। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है आज के दौर में। यही हाल हुआ है नेपाल में, जहां सरकार ने 26 से ज्यादा ऐप्स पर रोक लगा दी है। बिल्कुल। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि जेन जी सड़कों पर उतर आया और विरोध इतना बढ़ा कि हालात हिंसा, कर्फ्यू और शूट एट साइट ऑर्डर्स तक पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज हम नेपाल में हुए इस बड़े घटनाक्रम का एक गहन विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसके कई लेयर्स हैं। एक सोशल मीडिया बैन जिसने देश के युवाओं को सड़कों पर ला दिया और सरकार तक हिल गई। सही। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण छिपे हैं। और हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं ये भी देखना जरूरी है, खासकर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़काया? ये चिंगारी थी 4 सितंबर को नेपाल सरकार का एक बड़ा फैसला। 4 सितंबर, ठीक है। सरकार ने लगभग 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे जो बड़े ग्लोबल जायंट्स हैं, उन पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया। अचानक? क्यों? कारण बताया गया कि ये कंपनियां नेपाल में लीगली रजिस्टर्ड नहीं थी। रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन सरकार का असल मकसद क्या था? क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन का मुद्दा था या कुछ और भी? देखिए, सरकार का जो ऑफिशियल रीजन था वो था कि वो मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना चाहती है। अच्छा, ये तो सुनने में ठीक लगता है। हाँ, उनकी मांग थी कि ये टेक कंपनीज नेपाल में अपना ऑफिस खोलें, रजिस्टर करें और एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करें। अच्छा, मतलब कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो वहाँ? हाँ, बिल्कुल। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के कहने पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए जिम्मेदार होगा। एसेंशियली सरकार इन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा कंट्रोल चाहती थी। इंटरेस्टिंगली, टिकटॉक और वाइबर जैसे कुछ ऐप्स जो पहले से रजिस्टर्ड थे, उन पर ये बैन लागू नहीं हुआ। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। ये सिचुएशन कुछ हद तक वैसी है जैसी हमने भारत में भी देखी थी, जब सरकार ने ट्विटर जैसी कंपनियों पर लोकल कंप्लायंस रूल्स मानने और एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने के लिए दबाव डाला था। याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। तब ये सवाल उठा था कि क्या भारत में ट्विटर बैन हो जाएगा? वही बात, नेपाल सरकार ने भी शायद यही सोचा। लगता तो यही है। उन्होंने 25 अगस्त को इन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। सिर्फ एक हफ्ता? हाँ, लेकिन जब किसी भी बड़ी कंपनी ने इस डेडलाइन तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 4 सितंबर को सरकार ने बैन का आदेश जारी कर दिया। तो शायद उन्हें लगा कि इस प्रेशर टैक्टिक से ग्लोबल टेक जायंट्स झुक जाएंगे। शायद यही उम्मीद थी। लेकिन ये दांव तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बैन लगते ही इसका असर जमीन पर दिखने लगा और शायद सरकार ने इसकी तीव्रता का अंदाजा नहीं लगाया था, है ना? एग्जैक्टली। इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था, खासकर युवाओं के लिए। आप सोचिए, जिनकी सोशल लाइफ और कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर चलता है, सब कुछ जैसे ठप पड़ गया। हाँ, मतलब पूरी दुनिया ही थम गई होगी उनके लिए तो। बिल्कुल। मैसेजिंग, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग सब बाधित हो गया। सोचिए, वो जनरेशन जो डिजिटल वर्ल्ड में ही पली बड़ी है, उसके लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के बिना रहना कितना मुश्किल है। और ये सिर्फ सोशल लाइफ की बात नहीं थी, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो पड़ा होगा। निश्चित रूप से। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस, होम एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर निर्भर थे, उनका काम बुरी तरह प्रभावित हुआ। हाँ, आजकल तो बहुत से लोग इन्हीं से कमा रहे हैं। सही बात है। जर्नलिज्म और न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन का एक अहम जरिया आज सोशल मीडिया है। उसमें भी बड़ी रुकावट आई। और फिर है फैमिली कनेक्शन का पहलू। भारत और दुनिया भर में फैले लाखों नेपाली प्रवासी। हाँ, भारत में तो बहुत नेपाली रहते हैं। उन्हीं का वो अपने परिवार वालों से जुड़ने के लिए इन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। उनका संपर्क भी मुश्किल हो गया। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन जमा हुआ, इसी ने फिर सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। और सड़कों पर उतरा कौन? प्राइमरली कौन लोग थे? प्राइमरली जेन जी, यानी मोटे तौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा, स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा। बहुत से प्रदर्शनकारी तो स्कूल यूनिफॉर्म में भी नजर आए। ये दिखाता है कि ये बैन सीधे तौर पर किस डेमोग्राफिक को अफेक्ट कर रहा था। और ये प्रदर्शन छोटे मोटे नहीं थे, है ना?
स्केल क्या था इनका? बिल्कुल नहीं। काठमांडू में हजारों युवा पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो गए। हजारों? हाँ, हम ही नेपाल जैसे कुछ यूथ लेड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इन प्रदर्शनों का आह्वान किया था। उन्होंने खास अपील भी की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी यूथ विंग्स इससे दूर रहें। अच्छा, मतलब इसे नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते थे। हाँ, ताकि इसे पूरी तरह से एक नॉन पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट के तौर पर देखा जाए। लेकिन क्या ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहा? खबरें तो हिंसा की भी आई थी। हाँ, दुर्भाग्य से प्रदर्शन हिंसक हो गए। पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में आगजनी की रिपोर्ट्स थीं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गंभीर टकराव हुए। एक खास बात थी प्रदर्शनकारियों के नारे, शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। अच्छा, ये नारा बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये नारा साफ इशारा करता है कि गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं था, बल्कि एक बड़े गहरे असंतोष का प्रतीक बन गया था। तो फिर सरकार ने इस विरोध पर कैसे रिएक्ट किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। सरकार की प्रतिक्रिया काफी सख्त थी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस, रबर बुलेट्स और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। ओहो, काफी भारी फोर्स का इस्तेमाल हुआ। हाँ, हालात इतने बिगड़े कि काठमांडू के सेंट्रल एरियाज में कर्फ्यू लगाना पड़ा। शूट एट साइट ऑर्डर्स जारी करने पड़े। शूट एट साइट? ये तो बहुत एक्सट्रीम कदम है। हाँ, और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के आवासों के बाहर आर्मी तैनात करनी पड़ी। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी वॉलेटाइल हो गई थी। और इसमें जानमाल का भी नुकसान हुआ। कैजुअलिटीज की क्या खबरें थी? हाँ, इसमें दुखद रूप से जानें भी गईं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कैजुअलिटीज के नंबर्स को लेकर काफी कंफ्यूजन था। कुछ सोर्सेज 5 मौतें बता रहे थे, कुछ 8 और कुछ 19 से भी ज्यादा। मतलब काफी अलग अलग आंकड़े आ रहे थे। हाँ, पर ये बात पक्की है कि कई लोगों की मृत्यु हुई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। ये हिंसा और सरकारी क्रैकडाउन की गंभीरता को दर्शाता है। तो जैसा कि वो नारा कह रहा था, शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया, क्या ये सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था? क्या इसके पीछे की वजह ज्यादा गहरी थी जो अब बाहर आई? Absolutely. What's fascinating here is कि ये बैन महज एक सतही कारण था। इसके नीचे सालों से पकड़ा लावा था, एक गहरा असंतोष, खासकर नेपाल की जेनजी में। क्या थे वो कारण? सबसे बड़ा मुद्दा है वाइड स्प्रेड करप्शन। नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और युवाओं को लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा। ये तो कई देशों में युवाओं की शिकायत रहती है। हाँ, सोशल मीडिया पे नेपो बेबीज या नेपो किड्स जैसे टर्म्स ट्रेंड कर रहे थे, जो नेताओं के बच्चों की लग्जूरियस लाइफस्टाइल और उनके अनअर्न्ड प्रिविलेज पर सवाल उठा रहे थे। अच्छा, तो ये भी एक मुद्दा था। करप्शन के अलावा और कौन से मुद्दे थे जो युवाओं को परेशान कर रहे थे? दूसरा बड़ा मुद्दा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, खासकर युवाओं में। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके चलते बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी पढ़े लिखे युवा बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर जा रहे हैं। नेपाल से तो काफी लोग बाहर जाते हैं काम के लिए। बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के लगभग 82% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जो रीजनल और ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा है। 82%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, देश की जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो सफिशिएंट क्वालिटी जॉब्स पैदा नहीं कर पा रही है। अर्थव्यवस्था रेमिटेंसेस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और राजनीतिक हालात, क्या उनका भी कोई रोल था इसमें? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल। युवाओं में इस बात को लेकर भी भारी निराशा है कि दशकों से देश की कमान उन्हीं गिने चुने बुजुर्ग नेताओं के हाथ में है, चाहे वो केपी शर्मा ओली हों, पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा हों या शेर बहादुर देउबा। मतलब वही पुराने चेहरे बार बार सत्ता में। हाँ, नेपाल 2008 में रिपब्लिक बना, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार बनी हुई है। पिछले 17 सालों में 14 सरकारें बन चुकी हैं। 17 साल में 14 सरकारें? बाप रे। हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, गिर जाती हैं। ये अस्थिरता पॉलिसी पैरालिसिस लाती है और डेवलपमेंट को रोकती है। कुछ महीने पहले तो राजशाही की वापसी की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हुए थे। अच्छा, राजशाही वापसी। हाँ, जो दिखाता है कि लोग मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से कितने हताश हैं। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं जिनसे ये पैटर्न साफ होता है? क्योंकि ये करप्शन शब्द तो बहुत इस्तेमाल होता है। उदाहरण कई हैं और ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में फैले हुए हैं। जैसे पूर्व पीएम ओली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चाय बागान की जमीन को कमर्शियल यूज के लिए देने का आरोप लगा। प्रचंडा पर माओवादी संघर्ष के दौरान जमा हुए फंड्स में गड़बड़ी का आरोप है। अच्छा। दुबा पर पीएम रहते हुए विमान खरीद में रिश्वत लेने का आरोप लगा। दुबा की पत्नी, जो फॉरेन मिनिस्टर भी रहीं, उन पर भूटानी शरणार्थी बनाकर लोगों को अमेरिका भेजने के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। अरे बाप रे, ये तो काफी बड़े स्कैम्स लग रहे हैं। बिल्कुल। 3 और पूर्व प्रधानमंत्रियों माधव नेपाल, बाबूराम भट्टाराय, खिलराज रेग्मी
पर सरकारी जमीन निजी संस्था को देने के घोटाले में भूमिका का आरोप है। ओह, मतलब ये लिस्ट लंबी है। हाँ, ये कुछ बड़े नाम हैं जो दिखाते हैं कि करप्शन का मुद्दा कितना सिस्टमैटिक है और क्यों जनता, खासकर युवा, इतने नाराज हैं। अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं टू द बिगर पिक्चर, तो ये साफ है कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और परसीव्ड सिस्टमैटिक करप्शन, इन सब ने मिलकर युवाओं के बीच एक विस्फोटक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दिया था। बिल्कुल। सोशल मीडिया बैन तो बस वो चिंगारी साबित हुई जिसने इस तैयार बारूद में आग लगा दी। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ चेहरे बहुत प्रोमिनेंट रहे। जाहिर है, एक तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ओली एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ये उनका तीसरा कार्यकाल था। उन्हें आमतौर पर चाइना समर्थक माना जाता है। हाँ, ये बात अक्सर आती है। और उनके पिछले कार्यकाल में भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, खासकर जब नेपाल ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपना बताया गया था। हाँ, वो मैप वाला विवाद काफी बढ़ा था। उन पर ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज रखने, यानी सत्तावादी होने के आरोप भी लगते रहे हैं। और इन जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों का नतीजा क्या हुआ ओली के लिए? अंत में क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, इतना ही नहीं, होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने भी पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो होम मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दिया। हाँ, ओली की विदाई ने नेपाल को एक बार फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में धकेल दिया। नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। दूसरा बड़ा नाम जो इस पूरे आंदोलन के दौरान उभरा, वो है काठमांडू के मेयर बालेन शाह। वो क्यों इतने चर्चा में आए? उनकी क्या भूमिका थी? बालेन शाह एक दिलचस्प फिगर हैं। वो सिर्फ 30s में हैं, एक पूर्व सिविल इंजीनियर और पॉपुलर रैपर हैं। रैपर मेयर, ये तो काफी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। हाँ, बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीतकर काठमांडू के मेयर बने। युवाओं में उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल किया था। वाओ! तो इस संकट में उनका क्या रोल रहा? बालेन शाह ने जेनजी के इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। वो ओली सरकार और उसकी पॉलिसीज के मुखर आलोचक रहे हैं। मतलब वो युवाओं के साथ खड़े थे। हाँ, उनका पहले भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कई मुद्दों पर टकराव हो चुका है, जैसे काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा, शहर में अवैध निर्माण हटाने की उनकी मुहिम। अच्छा, मतलब वो पहले से ही काफी एक्टिव और कॉन्फ्रंटेशनल रहे हैं। बिल्कुल। या फिर आदिपुरुष फिल्म के कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स को लेकर भारतीय फिल्मों पर बैन लगाने की उनकी चेतावनी। वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर के तौर पर देखे जाते हैं। Here's where it gets really interesting. खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारी युवा बालेन शाह से इतने प्रभावित थे कि वो सोशल मीडिया पर उनसे मेयर पद से इस्तीफा देकर एक नई नेशनल पार्टी बनाने और देश का नेतृत्व संभालने की अपील कर रहे थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि नेपाल के युवा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं से कितने निराश हो चुके हैं। और बालेन शाह जैसे नए अनकन्वेंशनल चेहरों में उम्मीद देख रहे हैं। बिल्कुल, ये यूथ डिसइल्यूजनमेंट का साफ संकेत है। अब बात करें रिएक्शंस की। डोमेस्टिक लेवल पर क्या हुआ? हाँ, देश के अंदर क्या प्रतिक्रिया थी? नेपाल की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC), फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट (FNJ) और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस सोशल मीडिया बैन की कड़ी निंदा की। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन बताया और सरकार की ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी की ओर इशारा किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां बैन के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई। और इंटरनेशनली क्या रिएक्शन था? ग्लोबल बॉडीज ने इसे कैसे देखा? क्या किसी ने कुछ कहा? इंटरनेशनल लेवल पर भी चिंता जताई गई। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (CPJ) और दूसरी ग्लोबल राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला करार दिया। अच्छा। उन्होंने नेपाल में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि ये ऑथोरिटेरियन सेंसरशिप जैसा है और ये डर बढ़ रहा था कि नेपाल जो मुश्किलों से डेमोक्रेसी की राह पर आगे बढ़ा था, कहीं फिर से पीछे तो नहीं जा रहा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन द एंड? आगे क्या हुआ? क्या वो बैन लगा रहा या हट गया? नहीं, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स जैसे अमर उजाला का जिक्र आउटलाइन में था, भारी विरोध प्रदर्शनों और खासकर PM ओली और होम मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। अच्छा, तो सरकार पीछे हट गई। हाँ, और ये कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया। बैन हट गया, लेकिन ये पूरा एपिसोड कई बड़े सवाल छोड़ गया है, खासकर गवर्नेंस और सोसाइटी के लिहाज से। इसका एनालिसिस कैसे करें? UPSC पर्सपेक्टिव से क्या टेकअवेज हैं?
दिस रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला और सबसे फंडामेंटल सवाल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस गवर्नमेंट रेगुलेशन का। हाँ, ये बहस तो हमेशा चलती रहती है। सरकारें मिस इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन हार्म को कंट्रोल करना चाहती हैं, जो एक लेजिटिमेट कंसर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन क्या इसका तरीका ब्लैंकेट बैन होना चाहिए? ये सवाल तो है। क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? क्या रेगुलेशन के और टारगेटेड तरीके नहीं हो सकते, ज्यादा बेहतर तरीके? दूसरा अहम पहलू है सोशल मीडिया का डबल एज स्वॉर्ड होना, है ना? बिल्कुल। ये लोगों को जोड़ता है, आवाज देता है, बिजनेसेस को प्लेटफॉर्म देता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म हेट स्पीच, रेडिकलाइजेशन और फेक न्यूज फैलाने का जरिया भी बन सकता है। तो इस ड्युअलिटी को मैनेज कैसे किया जाए, ये बड़ा चैलेंज है। हाँ। तीसरा, ये डिजिटल एज गवर्नेंस की चुनौतियों को उजागर करता है। दुनिया भर की सरकारें सवाल से जूझ रही हैं कि तेजी से बदलते डिजिटल लैंडस्केप को रेगुलेट कैसे करें। सही बात है। प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो, डेटा प्राइवेसी कैसे सुनिश्चित हो। एग्जैक्टली। नेपाल का मामला इन ग्लोबल डिबेट्स का ही एक हिस्सा है। चौथा, इसने यूथ पावर को रेखांकित किया। नेपाल के युवाओं ने दिखाया कि अगर वो एकजुट हो जाएं, तो वो पॉलिटिकल चेंज लाने की कितनी जबरदस्त क्षमता रखते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा टेक अवे है। ये दुनिया भर के युवा आंदोलनों के लिए एक केस स्टडी है। और पांचवा, ये नेपाल की क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंडरलाइंग कॉजेज पर फिर से रोशनी डालता है। जब तक भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मूल मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक इस तरह के विस्फोट होते रहने का खतरा बना रहेगा। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमारे लिए खासकर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है, द इंडिया कनेक्शन। नेपाल में हुए इस अपहीवल का भारत पर क्या असर पड़ा या पड़ सकता है? भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत गहरे और बहुआयामी हैं, है ना? तो नेपाल में होने वाली किसी भी बड़ी घटना का असर भारत पर पड़ना लाजमी है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला सीधा असर तो डायस्पोरा पर पड़ा। भारत में लाखों नेपाली नागरिक रहते हैं, काम करते हैं। सोशल मीडिया बैन से उनका अपने घर परिवार से कम्युनिकेशन बाधित हुआ। हाँ, ये तो सीधा असर था। और स्ट्रेटेजिक लेवल पर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण है, पड़ोसी देश में इंस्टेबिलिटी का असर। नेपाल भारत का एक बेहद अहम पड़ोसी है, जिसके साथ हमारी एक लंबी और खुली सीमा, ओपन बॉर्डर है। हाँ, ओपन बॉर्डर है। नेपाल में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता या अशांति का सीधा सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भारत के लिए हो सकता है, खासकर बॉर्डर स्टेट्स के लिए। इंस्टेबिलिटी, एक्सट्रीमिज्म या अनवांटेड एक्टिविटीज को पनपने का मौका दे सकती है। ये चिंता का विषय है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि हमारे सोर्सेज में इसका ज्यादा डिटेल जिक्र नहीं है, पर यह पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ट्रेड और टूरिज्म प्रभावित हो सकता है। हाँ, टूरिज्म तो जरूर प्रभावित होता है। नेपाल में कई भारतीय बिजनेसेस भी हैं, उन पर भी असर पड़ सकता है। एक स्टेबल और प्रॉस्परस नेपाल भारत के हित में है। तो इस पूरे घटनाक्रम से भारत क्या सबक ले सकता है? What are the lessons for India? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कई इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। पहला, बैलेंसिंग एक्ट सीखने की जरूरत, रेगुलेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच। हाँ, वो संतुलन साधना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की जरूरत है, लेकिन ब्लैंकेट बैन जैसे एक्सट्रीम मेजर्स के बजाय ज्यादा न्यूआंस्ड, कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाना बेहतर हो सकता है। विकल्पों पर विचार करना, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना जरूरी है। दूसरा सबक युवाओं से जुड़ा है। यस, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग यूथ एस्पिरेशंस। भारत की अपनी एक विशाल युवा आबादी है, दुनिया में सबसे ज्यादा। नेपाल का मामला दिखाता है कि अगर युवाओं के फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, करप्शन को लेकर हो या लैक ऑफ वॉइस को लेकर कोई एड्रेस नहीं किया गया, तो वो किस तरफ फूट सकता है। बिल्कुल, उनकी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन देना जरूरी है। सही। तीसरा, डिजिटल गवर्नेंस की चुनौतियों को गंभीरता से लेना। भारत खुद मिस इन्फॉर्मेशन, डेटा प्राइवेसी, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। हाँ, ये मुद्दे भारत में भी बहुत रेलेवेंट हैं। नेपाल का अनुभव हमें अपनी पॉलिसीज को और बेहतर बनाने, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखने और टेक्नोलॉजी के सोशल इम्पैक्ट को समझने में मदद कर सकता है। और आखिर में जियोपॉलिटिक्स का एंगल। हमें याद रखना चाहिए कि केपी ओली का झुकाव चीन की तरफ माना जाता था और उनके दौर में भारत नेपाल संबंधों में तनाव आया था। वो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन भी है। नेपाल की इंटरनल इंस्टेबिलिटी का रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर असर पड़ता है। कौन सी एक्सटर्नल पावर्स इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं? भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक स्टेबल, फ्रेंडली नेपाल कितना जरूरी है, ये घटनाक्रम इस बात को फिर से हाईलाइट करता है। बिल्कुल।
ऑफ कोर्स, हमें न्यूट्रल और एनालिटिकल रहना होगा, किसी निष्कर्ष पर कूदने से बचना होगा। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर नेपाल का ये सोशल मीडिया बैन और उसके बाद हुआ जेनजी का विद्रोह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी रेगुलेशन का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है दशकों से जमा हो रहे गुस्से की, भ्रष्टाचार और अवसरों की कमी से उपजी हताशा की, डिजिटल युग में गवर्नेंस की चुनौतियों की, युवाओं की बदलती ताकत की और एक पड़ोसी देश की राजनीतिक उथल-पुथल की, जिसके रिपल्स भारत तक महसूस किए जाते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपको लगता है कि सरकार का ये कदम मिस इन्फॉर्मेशन और फ्रॉड रोकने के लिए सही है, या ये यूथ की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।